गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुका कर लौटे तो गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों, आपके घर पहुँचा दूंगा? वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? यह भी क्या पूछने की बात है। अब वह घर मेरा नहीं रहा। जहाँ अपमान और धिक्कार मिले उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है, और प्राण जैसे देह का संचालन करता है। प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार और तिरस्कार नहीं मिला। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी सजीव प्रतिमा हैं। मैं तो यही कहूँगा कि गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं केवल माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है, और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधन, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारीत्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वह अपने होश में नहीं हैं। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर यह उन्माद शांत होने में बहुत दिन न लगेंगे, और वह समय बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब न दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जा बैठी। कार चली, मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में मेहता ने देखा उसकी आंखें सजल हैं। बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी के मुख पर मातृत्व की उज्ज्वल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें भी सजल हो गईं। इस ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी यह नारी हृदय कितना दुखी है। मिर्ज़ा खुर्शेद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्ज़ा ने एक छप्पर डलवा कर अखाड़ा बनवा दिया है। वहाँ नित्य 150 लड़नतिये आ जुटते हैं। मिर्ज़ा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यहीं होती हैं। मियाँ बीबी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े टंटे यहीं चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है, और राजनीतिक आंदोलन का भी। आए दिन सभाएं होती रहती हैं। यहीं स्वयंसेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभा नेत्री चुन ली गई हैं। तब से स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता, और परिश्रम से जी नहीं चुराता, न कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने तो केवल मजूरी की
और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज़्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ़ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोज़ाना आमदनी 2.5-3 रुपये से कम नहीं। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन की पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी तरह की, बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह छुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं हैं। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के एक्के वालों, गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफ़ायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब झुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहा कर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्ज़ा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्ज़ा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है, जी बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्ज़ा जी को रुपए दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्ज़ा जी रुपए देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे, इधर आए उधर गायब। यह तो न कह सका मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं हैं। शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फ़ायदा होता है? मिर्ज़ा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक़ से पीता हूँ। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, यह आप क्या कहते हैं मालिक? रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात थी? मिर्ज़ा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्ज़ा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे। कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे। कितनों ही को गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसे से वह मिलना भी न पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके मालूम थे जिससे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काइयाँ हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था।
जिस कोठरी में वह रहता है वह मिर्ज़ा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपये मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्ज़ा जी ने न कभी किराया मांगा न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाले रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपये की उसे ज़रूरत थी। गोबर ने 1 आना रुपया सूद पर रुपये दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोंकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊँ, खा पी सब बराबर, बीड़ी तम्बाकू को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी, थके मादे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ। फिर नानबाई की दुकान पर दौड़ा, नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी ही गरात हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लेटोगे तो घरवाली पाँव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। यह बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह झुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोल कर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माँ बहनों और झुनिया के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी चूड़ियाँ और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा। बच्चे के लिए टोप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीज़ें आ गईं, बिस्तर भी बंध गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है। कई मर्द औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ। भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुराकर कहा, मैं हरिया को बिना लिए न आना, नहीं घर में न घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी। रोज़ा रखने वाले रोज़ा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंग को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते थे। इतने में भूरे इक्का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर जा रहा है, वैसे ही इक्का इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने इक्के पर सामान रखा, इक्का बढ़ा। पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए।
तब गोबर ने सबको राम राम किया और एक्के पर बैठ गया। सड़क पर एक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था, और घोड़ा था पानीदार। घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया? एक दिन जरा एक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूँगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है, और ले भी लूँ तो घर वाली मुझे जीता न छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा, लज्जित होकर असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया।